सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ इकोनॉमिक्स। रामेश्वर सर क्लास नोट्स के माध्यम से यहाँ पे इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय और उत्पाद, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं। प्रस्तावना: किसी भी देश के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के दोहन और लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के बारे में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो देश के उपलब्ध आर्थिक संसाधन के दोहन और लोगों को मिलने वाले आर्थिक लाभ, मतलब देश का जो आर्थिक संसाधन है उसका किस प्रकार से कितनी मात्रा में यूज यानी कि दोहन किया जा रहा है, और लोगों को आर्थिक कल्याण के बारे में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। कुछ मुख्य अवधारणाएं देख लीजिए। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं? एक देश कि घरेलू सीमा यानी देश के अंदर एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित यानी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन होने वाले सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों को योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। देश के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, ठीक है, वस्तु का उत्पादन का अंतिम मूल्य और सेवा के बाजार का मूल्य, जो भी सेवा है सेवा क्षेत्र समर्थन टर्सरीज जो क्षेत्र सेवा के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। आगे देखिए, जीडीपी की उपयुक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित आवश्यक बातों को निम्न बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। देख लीजिए आगे। जीडीपी के अंतर्गत केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा के भीतर होगा। जीडीपी के अंतर्गत उत्पादन को तो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कौन सी वस्तु को? वैसी वस्तु जो घरेलू सीमा के भीतर हुआ है। देश के अंदर उत्पादित एक वर्ष के भीतर जो भी उत्पादन हुआ है उसको ध्यान में रख के जीडीपी का अनुमान किया जाएगा। देखिए आगे। इस प्रकार यदि किसी देश के साधन अन्य राष्ट्रों में चले जाते हैं तो उनके उत्पादन को मूल राष्ट्र के जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ, हमारा देश का साधन है और ये जो सेवा है दूसरे देश में जाकर दे रहा है, ठीक है, ये जो उत्पादन कर रहा है दूसरे देश में जाकर कर रहा है, तो उसे हम अपने जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यदि अन्य राष्ट्रों के साधन इस देश में कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश वाले हमारे देश के अंदर आके कार्य कर रहे हैं और हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका उत्पादन उसके जीडीपी में सम्मिलित होगा, ठीक है। यानी कि बाहरी देश का लोग हमारे देश में आके उत्पादन कर रहे हैं तो वह उत्पादन हमारे देश में हुआ, इसलिए वह उत्पादन विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन हमारे जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन हमारा देश का कोई व्यक्ति यदि बाहर जाता है किसी दूसरे देश में और वहाँ उत्पादन करता है, हमारा व्यक्ति उत्पादन दूसरे देश में किया तो उसी देश का जीडीपी में शामिल होगा, ना कि हमारे देश के जीडीपी में शामिल होगा। बात समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, जीडीपी के आकलन में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखा जाएगा जो अंतिम प्रकार की होगी। अंतिम प्रकार की समझते हैं, जब उपभोग की अवस्था में आ जाए, वैसी वस्तु जो उपभोग की अवस्था में आ जाए उसे अंतिम प्रकार की वस्तु कहते हैं। अर्थात उनका उत्पादन के लिए मॉडिफिकेशन नहीं होता हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वस्तुओं की दोहरी गणना से बचाव हो सके, है ना। तो ये अंतिम वस्तुओं को क्यों लिया जाता है? क्योंकि वस्तु की दोहरी गणना से बचाव हो सके। दोहरी गणना का मतलब समझें। जैसे में किसी टॉफ़ी को ले लीजिए या फिर किसी बिस्किट को ले लीजिए, ठीक है, तो यदि उसका जो आटा है, ठीक है, और आटा के बाद जब उसे बनाया गया है, बना करके उसे प्लास्टिक वगैरह में अच्छे से पैकिंग किया गया, उसको फिर मार्केट में ला दिया गया, तो वो हो गया अंतिम वस्तु। तो उत्पादन जो होगा, अब ये अंतिम वस्तु यानी पैकेजिंग वगैरह सारा को कार्य करके उस अंतिम वस्तु पे उत्पादन की यहाँ पे गणना होती है।
अगर पहले से यदि जीडीपी में गणना करते आते हैं उस आटे के बाद उस पर बनाया जाए वहाँ पे उसका पैकेजिंग पे, तो कई बार गणना हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि उत्पादन की अंतिम वस्तु को लिया जाता है जीडीपी में। ठीक है, आगे देखिए, यदि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी के मूल्यांकन में सम्मिलित करना है तो एक विकल्प ये हो सकता है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, यदि आप हर एक अवस्था में वस्तु को जीडीपी में जोड़ना चाहते हैं तो वैल्यू एडिशन को जोड़िए। ठीक है, जैसे में गेहूँ हुआ, गेहूँ से फिर यदि आटा बना है, ठीक है, और यानी कि उसको पीसने में जो खर्च लगा है उसको ऐड कीजिए उसमें। ठीक है, फिर उसको बनाने में जो एडिशन लगा है, तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है। आगे देखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के द्वारा यूएन के मानक SNA 2008 के अंतर्गत जनवरी 2015 में जीडीपी निकालने के लिए इसी विधि को लागू किया गया, जिसमें जीडीपी पर जाने वाले GVA का प्रयोग किया जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि वैल्यू एडेड होते चला जाएगा। अवस्था चेंज होगी और उस अवस्था चेंज होने में जो वस्तु पर खर्च बैठा है उस वैल्यू को आगे शिफ्ट करके ऐड कर दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया अच्छा सा, ये गेहूं है, आटा है और ब्रेड है। गेहूं 10 रुपये का है, आटा बनाने में लगा 2 रुपये तो अब हो गया 12 रुपया, फिर उसका ब्रेड बनाने में लगा 8 रुपया तो ये हो गया 20 रुपया। तो वैल्यू एडेड हुआ कितना, 2 और 8, तो 10 से कितना हो गया ये 20। तो यहाँ तक टोटल वैल्यू एडिशन हो गया है 8 रुपया और 2 रुपया, कितना का वैल्यू एडिशन हुआ, 10 रुपये का। जीडीपी का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, जीडीपी का मूल्यांकन बाजार यानी मार्केट प्राइस पे किया जाता है। जीडीपी को एक समय अवधि के साथ जोड़कर देखा जाता है तो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, यानी कि जीडीपी 1 वर्ष के अंतर्गत निकालते हैं। एक देश 1 वर्ष के अंतर्गत घरेलू सीमा बताया गया है। नोट में देखिए यहाँ पर 7 जनवरी 2019 को NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए जाने वाले अग्रिम अनुमानों में 2011-12 की कीमतों पर भारत की जीडीपी का अनुमान इतना लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया, जो 18-19 की तुलना में इतना अधिक है। ठीक है, SNA क्या था, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2015। SNA जो है ये 2008 में जो शुरू किया गया था, SNA 2008, ये भारत में कब से लागू है, 2015 से लागू है। ठीक है, GNP देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह एक देश के राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा किया गया उत्पादन होता है। इसे निकालने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP तो समझ गए, एक देश एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, GDP। GDP में क्या शामिल नहीं होता है, तो हमारा देश का साधन यदि दूसरे देश में जाकर उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन हमारा नहीं उसके GDP में शामिल होगा। और कोई विदेशी हमारे देश में उत्पादन कर रहा है तो उस विदेशी के द्वारा किया गया उत्पादन हमारे देश में शामिल होगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग को पढ़ना है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। तो GDP समझ गए, GDP में नेट फैक्टर इनकम जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम अर्नड एब्रॉड। ठीक है, ऐसे समझिए, नेट फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है कि यदि हमारा देश का कोई व्यक्ति है दूसरे देश में जा कर के, है ना, किसी अन्य देश में जा कर के मान लीजिए कि 20 रुपया कमाता है, 20 रुपये का वहाँ उत्पादन किया, कितने का उत्पादन किया, 20 रुपये का। लेकिन कोई विदेशी हमारे देश में 8 रुपये का उत्पादन किया है, तो नेट हमें प्रॉफिट है या लॉस है यहाँ पे, तो लॉस है कितने का, 12 रुपये का, -12 हो गया। ठीक है, तो इसमें GDP में ये जो दोनों का फासला आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो GDP मानिए कि हमारा GDP 100 रुपये का है
और कोई विदेशी मान लीजिए कि 20 रुपया अर्न, हमारे देश का कोई नागरिक 20 रुपया अर्न करता है, 20 रुपये का उत्पादन करता है किसी दूसरे देश में, और कोई किसी दूसरे देश का कोई विदेशी हमारे देश के अंतर्गत मान लीजिए कि 10 रुपये का अर्न करता है, उत्पादन करता है, तो 20 माइनस 10 ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपका जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो 10 हुआ तो 10 रुपया, ये जो 10 निकल रहा है तो ये हमारे देश के फेवर में यानी प्लस में, तो 100 और 10 110 रुपये हम लोग का ये GNP हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। कुल मिलाकर ये बात समझिए, नेट फैक्टर इनकम मतलब विदेश में किए गए उत्पादन हमारे देश के साधन द्वारा, और किसी विदेशियों के द्वारा किया गया उत्पादन हमारे देश के अंदर, दोनों के बीच का जो अंतर है उसे नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम। इसको ऐड कर दिया जाता है। नेट फैक्टर इनकम या तो माइनस में हो सकता है या तो प्लस में हो सकता है, यानी कि या तो हानि में हो सकता है या तो लाभ में हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, ए क्या है? भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। बी क्या है? विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय। नोट देखिए, GNP विदेशी साधन आय की नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। यदि किसी राष्ट्र में विदेशियों की साधन आय अधिक होती है और संबंधित राष्ट्र के साधनों की विदेशों में अर्जित आय कम होती है तो GNP का मूल्य GDP की तुलना में कम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि विदेशी साधन आय को लेकर संतुलन बनाया जाए। ठीक है, NNP देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP और माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, यानी कि GNP तो समझ गए, GDP और प्लस दोनों का अंतर है ना, A माइनस बी वहाँ पर दिखाया गया था। देखिए GNP, तो GNP में घटा देंगे मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन को, तो क्या निकल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। मूल्य ह्रास में क्या शामिल होता है? तो मशीन और उपकरण की घिसावट का अनुमानित मूल्य, जैसे कोई भी मशीन वगैरह है ना, तो उसका मूल्य ह्रास होता है। यूज होने पर क्या होता है? उसकी मूल्य कमती चली जाती है। तो ये जो मूल्य में जो कमी दिखाई पड़ा उसको भी GNP में घटा देंगे तो NNP निकल जाएगा। नोट देखिए, चूंकि मशीनों और उपकरणों की घिसावट नकारात्मक उत्पादन को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए संबंधित राष्ट्र के विशुद्ध निबल उत्पादन को निकालने के लिए उसे GNP से घटा दिया जाता है। GDP से भी घटाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो GDP NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। NDP प्लस A माइनस बी प्लस NNP। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट में किसको ऐड कर रहे हैं? A माइनस बी को। A क्या है? हमारा देश का साधन दूसरे देश में उत्पादन कर रहा है। B क्या है? तो कोई विदेशी हमारे देश में उत्पादन कर रहा है, तो ये B है। तो A माइनस बी दोनों का फासला, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो NDP में ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? NNP। ठीक है, तो बोल रहा है GDP से भी घटाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो GDP NDP में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। GNP में क्या घटाया जा रहा है? डेप्रिसिएशन। जो नीचे वाला लाइन था उसमें बोला जा रहा है कि GDP में यदि हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो ये जो GDP है ना, ये NNP बन जाएगा। ऐसा बोल रहा है। क्या बन जाएगा? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी NNP NDP बन जाएगा। ठीक है, फिर से GDP में हम डिप्रिसिएशन यानी मशीन वगैरह जो घिसा पिटा है उसका मूल्य घटा देंगे तो GDP क्या बन जाएगा? G की जगह N हो जाएगा। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और NDP में ऐड किया जाता है क्या? मूल्य A माइनस बी। A माइनस बी मतलब हमारा देश का कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है दूसरे देश में, और B का मतलब क्या हुआ? कोई भी देश हमारे देश में उत्पादन कर रहा है, उन दोनों के बीच का फासला A माइनस बी। ठीक है, तो NDP में
ऐड करेंगे ए माइनस बी तो NNPR निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका, NDP में ए माइनस बी को ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका यहाँ पर GNP में मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, तो NNP निकल गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी की साधन आय किसी की साधन लागत होती है, किसी की साधन आय किसी की साधन लागत होती है, जो एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए कॉस्ट होता है। ठीक है, किसी की साधन आय किसी की साधन लागत होती है। जैसे में आपका कोई कंपनी है, आपके अंदर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कर्मचारी को आप पेमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए इनकम हो गया, लेकिन आप पेमेंट दे रहे हैं कर्मचारी को तो आपके लिए वो खर्च हो गया, है ना, वो लागत हो गया। यही बात बताया जा रहा है। कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट निकालने पर ही पूरी तरह फैक्टर इनकम का पता लगाया जा सकता है, यही NI नेशनल इनकम है। फैक्टर कॉस्ट निकालने पर ही पूरी तरह फैक्टर इनकम को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसे भी आगे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए फैक्टर कॉस्ट निकालने पर है मतलब कि लागत मूल्य क्या है ना, कारक मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, उसके आधार पर ही हम लोग फैक्टर इनकम का पता लगा सकते हैं। और वही फैक्टर कॉस्ट पर यदि इनकम का पता लगाया जाए वही है आपका क्या, नेशनल इनकम। मार्केट प्राइस टैक्स लगने पर बढ़ता है, टैक्स लगेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें हम माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस टैक्स लगने पर बढ़ता है। जैसे में आपका कोई कंपनी है, आप सामान को बनाते हैं, ठीक है, उस पर सरकार अभी टैक्स ले रही है, मान के चलिए कि 5%, टैक्स लेना शुरू कर दिए 12%, तो आपका मूल्य का वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बोला है मार्केट प्राइस पर प्रभाव, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा टैक्स लगाने पर। फैक्टर निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। फैक्टर इनकम जैसे में आपने कोई वस्तु बनाया 10 रुपये का, उस पर सरकार ने टैक्स लगाया 2 रुपये का, वस्तु हो गया कितना, 12 रुपये का। तो वो जो 2 रुपये का जो टैक्स है, यदि उसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 रुपया जो हुआ यही तो रियल आपका फैक्टर कॉस्ट हुआ। उस वस्तु का रियल में मूल्य कितना होगा, तो बनाने में जो लगा उसमें, यानी कि 10 रुपया, बाकी 2 रुपये तो टैक्स होगा, इसलिए उस 2 रुपये को माइनस कर देंगे तो यह फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो वही बोला है फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। ठीक है, आइए आगे। NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-MP में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-MP यानी मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। अभी बताएं मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट, मार्केट प्राइस से 12 रुपया 2 रुपया टैक्स लगा था, उसको घटा देंगे, लेकिन उसमें सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है तो क्या निकलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, समझते जाइए आराम से। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट क्या निकल रहा है, फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसमें टैक्स घटाना होगा, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो टैक्स घटाना होगा, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो टैक्स घटाना होगा, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या घटाना होगा, टैक्स घटाना होगा। तो चलिए मार्केट प्राइस जो था NNP का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिए, घटा दिए। लेकिन बोला सब्सिडी को इसमें आप जोड़ दीजिए, सरकार के द्वारा जो सब्सिडी आपको मिली है उससे आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट। देखिए आगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट का MP पर देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, और इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सब्सिडी को यहाँ पर देख लीजिए, इसको छोड़िए, ये वाला देख लीजिए, ये पॉइंट NNP-MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो गया कि मान के लीजिए कि 2 रुपये सरकार टैक्स लगा रही है, 2 रुपये सरकार क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, लेकिन सब्सिडी भी सरकार 1 रुपया दे रही है।
₹2 टैक्स लगा रही है, ₹1 सब्सिडी दे रही है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? ₹1। तो यही है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये घटा देंगे NNP-MP में, तो क्या निकल जाएगा? NNP-FC फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP-FC को NNI नेट नेशनल इनकम या NI नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम किसको कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट पर या फिर मार्केट कॉस्ट पर। तो नेशनल इनकम कहते हैं FC यानी फैक्टर कॉस्ट पर। NNP-FC के आधार पर NDP-FC भी निकाली जा सकती है। यदि NDP-MP में से अप्रत्यक्ष कर को विशुद्ध रूप से हटा दिया जाता है तो इस प्रकार घरेलू आय कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे NDP-MP में नेट इनडायरेक्ट घटा देंगे, NDP-FC कहला जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या हो गया? सरकार के द्वारा लगाई गई टैक्स और माइनस सब्सिडी। ठीक है ना, टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो टैक्स माइनस सब्सिडी क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NDP में MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो NDP-FC यानी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। आगे देखिए, यही आपका NDP-FC में A-B ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब A-B मतलब समझ गए, हमारे देश का कोई बाहर में जाकर उत्पादन कर रहा है, कोई विदेशी हमारे देश में उत्पादन कर रहा है, दोनों के बीच का अंतर A-B, समझते रहिए। तो इसमें ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, आगे देखिए PCI यानी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। इनकम आय और बटा क्या? पॉपुलेशन। मान के लीजिए कि आपके घर में अर्निंग है ₹100। ठीक है, आपके गार्जियन ₹100 अर्न करते हैं, आप लोग 5 परिवार हैं, तो एक व्यक्ति पर कितना रुपया पड़ा? ₹20। यही है 100/5। इसी प्रकार से सोचिए, नेशनल इनकम में देश का जो इनकम है और देश की जो जनसंख्या है से भाग दे दीजिए तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल गया। आइए आगे, राष्ट्रीय आय से विभिन्न अवधारणाओं में लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने की दृष्टि से PCI का सबसे बेहतर सूचकांक माना जाता है। यानी कि PCI पर कैपिटा जो इनकम है, ये सबसे अच्छा सूचक है आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने के लिए कि आपके देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितना है। यदि किसी राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय का स्तर अच्छा होता है लेकिन जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है तो राष्ट्रीय आय का उच्च स्तर यह नहीं बता पाएगा कि लोगों का आर्थिक कल्याण भी ऊंचा है। इस बात को समझने के लिए भारत को लिया जा सकता है। ठीक है ना, यही बताया जा रहा है कि जैसे मैं मान के चलिए आपके देश में इनकम बहुत अच्छा है लेकिन जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्येक के हिस्से में कम कम रुपया पड़ा, कम कम मूल्य पड़ा, तो इससे क्या होगा? आर्थिक कल्याण है ना, आर्थिक कल्याण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यही बोला जा रहा है कि PCI जो पर कैपिटा इनकम है एक अच्छा सूचक है, डायरेक्ट पता लगता है कि आपके देश की स्थिति क्या है। आगे देखिए, भारत का चालू विनिमय दरों के आधार पर दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मानव विकास को लेकर भारत का स्थान 129वां है। ये 2019 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख लिए? PCI देख लिए, पर कैपिटा इनकम भी देख लिए, GDP देख लिए, GNP देख लिए, NDP देख लिए, NNP देख लिए। ठीक है, इन सारे को A-B को देखें, उसके बाद ठीक है A-B को देखें, और क्या देखें? टैक्स में से क्या घटाया जा रहा था? सब्सिडी। टैक्स में से क्या घटाया जा रहा था? सब्सिडी। तो इसे भी हम लोग देख रहे हैं, टैक्स में से सब्सिडी घटाई जा रही थी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं और बाकी आपको
आगे इसी प्रकार से पूरा नोट्स है ना रामेश्वर सर का करा दी जाएगी। वीडियोज़ में लगातार बने रहें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाकी PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।